क्लास का मटेरियल देख लिया था क्या? सर वो सब बाकी जो वीडियोस हैं वो देखा है। अच्छा। एक मैम पढ़ा रही थी, वो सब वीडियोस हम देखा है। ओके ओके। कहाँ तक देख लिया वो आपने? मेरा जो फर्स्ट चैप्टर है ना, यूनिट इलास्टिक, बाकी सब वो सब देख लिया मैंने फर्स्ट ओके। चैप्टर का। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब अभी वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं, मतलब जैसे आप देख लो, आपको कुछ होगा तो पूछ लेना। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है, तो यहीं पे छोड़ा था ना यश, पिछले क्लास पे? यहीं छोड़ा था। हाँ भैया। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं अभी। बार बार अगेन इट्स अ रिपीटेशन कि बिजनेस इकोनॉमिक्स वो वाला पार्ट है इकोनॉमिक्स का जिसको हम लोग सीधा बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अंडरलाइंड है, द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। कोई हमको बिजनेस में पॉलिसी बनाना है, तो उसमें मैं अगर इकोनॉमिक्स यूज कर रहा हूँ, दैट मीन्स इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हम लोग मोस्टली ये पूरे इस पूरे बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो आपका सिलेबस है, इसमें मोस्टली हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी देखेंगे। तो इसमें मैक्रो का ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग फर्म्स के बारे में जनरली बात कर रहे हैं, और फर्म्स यानी इंडिविजुअल्स की बातें माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही हो जाती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सीख लेंगे अगर, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया लग जाएगा कि एक मैनेजर या एक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचा जाता है। यानी क्या बोला है, दिस थ्योरी प्रोवाइड्स मैनेजर विद अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग की बिजनेस डिसीजंस अबाउट द एलोकेशन ऑफ देयर फर्म्स स्केर्स रिसोर्सेज। ठीक है, यानी एक फर्म के पास कभी भी अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होता। जो भी लिमिटेड रिसोर्स है उसको कैसे कहाँ यूज किया जाए, ये चीज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स या बोले तो मोर सो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पे ये एक डेफिनेशन है जो कि एमसीक्यू के हिसाब से इतना जरूरी नहीं है, बट कैन रीड जस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सब्जेक्ट मैटर में इकोनॉमिक्स हैज बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स, जो हमें ऑलरेडी शायद पता होगा। वन इज योर माइक्रो, अनदर इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल यूनिट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट द ओवरऑल इकोनॉमी, है ना? ये चीज ठीक है। So what does microeconomics do? Microeconomics, it examines how the individual units they make decisions as to how to efficiently allocate their scarce resources. This is what is called microeconomics. यानी हर इंसान या कोई बिजनेसमैन या कोई फर्म, कोई फैक्ट्री, उन लोग अपना स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे यूज करेगा इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। यानी एफिशिएंट वे मतलब एफिशिएंट दो तरीके से हो सकता है। अगर आप एक प्रोड्यूसर की बात करते हो, उसके लिए एफिशिएंट हो गया कि उसके पास जो भी रिसोर्सेज है उसमें वो सबसे सस्ते में और सबसे अच्छे क्वालिटी का वो सामान बना सके, ये उसके लिए एफिशिएंसी हो गया। वैसे एक कंज्यूमर के लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट क्या है कि सबसे कम पैसे में वो सबसे अच्छा सामान खरीद पाए, दैट इज एफिशिएंसी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कंज्यूमर। तो ये जो एफिशिएंटली बोल रहे हैं, इसका यही मतलब है, हाउ टू एफिशिएंटली एलोकेट देयर स्केर्स रिसोर्सेज। इट डज नॉट एक्सप्लेन, नेक्स्ट लाइन, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग इन द वाइडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये नहीं बताता कि पूरे मतलब पूरी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ये कभी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं बताता। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट की प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग। तो फैक्टर मतलब वही लैंड लेबर, ये सब चीज, है ना? क्या था और? लैंड लेबर, कैपिटल, एंड फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योरशिप। दैट आर योर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उनकी प्राइसिंग कैसे होती है, मतलब हाउ मच शुड यू पे टू लेबर, हाउ मच शुड यू गिव टू कैपिटल, ये सब चीज पता चलता है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल, दिस इज ऑल्सो अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिहेवियर ऑफ फर्म्स, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, ये सारा अलग अलग चीज है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या डेफिनेशन है? इन मैक्रो वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ द लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स।
पूरा एज ए इकोनॉमी के अंदर जो वेरिएबल्स है उनका स्टडी होता है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. फॉर एग्जाम्पल, सो वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, यानी सबको एक साथ लेके. एग्रीगेट मतलब वो होता है सारे को एक साथ लेके, ऑल टुगेदर एग्रीगेट का मतलब. सच एज द ओवरऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. पूरे देश का जीडीपी कितना है ये देखेंगे मैक्रो में. फिर एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है ये चीज पता चलता है मैक्रो में. व्हाट इज द टोटल कंजम्पशन, सब लोग मिलके कितना कंज्यूम कर रहे हैं. टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एंड हाउ दीज एग्रीगेट्स दे शिफ्ट ओवर टाइम. सो ये सारी चीजें मैक्रो के अंदर आती है. It should be kept in mind that this economic environment represents the overall effect of innumerable decisions made by millions of different consumers and the producers. तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली जो मैक्रो में जब आप एग्रीगेट को स्टडी कर रहे हो तो वो एक छोटा 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 जितना भी माइक्रो चीजें हैं, यानी एक इंडिविजुअल और फर्म अलग अलग जो लोग डिसीजन ले रहे हैं उसी के बेसिस पे फाइनली बहुत बड़ा, मतलब बड़े लेवल पे जब आप मैक्रो लेवल पे देखते हो तो छोटे छोटे लोगों का डिसीजन की वजह से ही चीजें चलती है. एक नॉर्मल से एग्जांपल है, अगर ऐसा बोलूं मैं कि टोटल कंजम्पशन ऑफ एन इकोनॉमी लाइक इंडिया, तो दिस इज अ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, राइट. मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, यानी ये चीज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे, टोटल कंजम्पशन. बट ये टोटल कंजम्पशन अल्टीमेटली है क्या, कि जितने भी लोग हैं इन इंडिया विद इन द इकोनॉमी उन लोग मिलके टोटल कितना कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हैं. दैट इज व्हाट इज टोटल कंजम्पशन, है ना. हर एक छोटे इंसान मतलब प्रोड्यूसर कंज्यूमर मतलब कितना कंज्यूम हो रहा है. तो अल्टीमेटली एग्रीगेट तो मतलब छोटी चीजों को मिला के ही होता है. तो यानी जो हम लोग मैक्रो लेवल पे देखते हैं वो बस एक ओवरऑल इफेक्ट है माइक्रो लेवल की चीजों का. अब इसमें और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे गवर्नमेंट कभी कभी जैसे जो थोड़े इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से होते हैं, ठीक है, जिनके पास सुविधाएं कम होती है, उनको क्या देता है, सब्सिडी देता है. कभी कभी डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स भी देता है ना. जैसे कोविड के टाइम पे क्या हो रहा था कि लोगों के पास एकदम पैसा खत्म हो गया था, ठीक है, तो उनको कुछ तो उनको कंज्यूम कराना होगा ना. तो इसलिए उस टाइम सीधा उनके अकाउंट में पैसे दिए जा रहे थे, कुछ 3,000 4,000, आई डोंट नो, देयर वाज सम अमाउंट. तो इससे होता क्या था कि अगर आप एक इकोनॉमिकली थोड़ा बैकवर्ड क्लास को अगर आप थोड़ा सा पैसा देते हो, यानी वो सीधा उसको कंजम्पशन पे यूज करेगा. यानी अगर बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लोग अगर कंजम्पशन करेंगे यानी पूरे देश का कंजम्पशन बढ़ेगा. पूरे देश का कंजम्पशन जब बढ़ता है ना तब हमारा पूरा देश का जीडीपी भी बढ़ता है. क्योंकि कंजम्पशन यानी क्या, डिमांड. कंजम्पशन इज अ पार्ट ऑफ टोटल डिमांड, यस और नो. और डिमांड बढ़ेगा यानी कुछ ऐसा होगा मैक्रो लेवल पे भी. ये अगर सप्लाई और डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई है मान लो, और ये एग्रीगेट डिमांड है. डिमांड बढ़ेगा यानी मेरा अल्टीमेटली जो आउटपुट होगा वाई स्टार वो बढ़ेगा. ज्यादा हेवी लग रहा है क्या ये चीज, ये डायग्राम्स एंड ऑल. तो मैं एग्जांपल नहीं दूंगा अभी, बाद में धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना ये सब एक एक करके चैप्टर में आएगा बाद में. अभी तक ये बताओ माइक्रो और मैक्रो का ओवरऑल कोई ऐसा चीज जो नहीं समझ आ रहा है. यू कैन स्टॉप एंड आस्क. यश, अनिरुद्ध, आ रहा है भैया समझ में तो। सब ठीक है. हाँ सही. हम्म। ठीक है. तो माइक्रो के अंदर क्या पढ़ते हैं वो तो ऊपर बताया. मैक्रो के अंदर क्या पढ़ते हैं, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट. 12 में पढ़ा होगा ना ये सब. 12 में नहीं है, हाँ मैक्रो तो 12 पे आता है. तो वो कैलकुलेशंस पढ़े होंगे, जीडीपी, जीएनपी, फिर क्या होता था, एनडीपी, है ना, ये सारी चीजें. तो वो हो गया मैक्रो का चीजें. फिर जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट्स, ये भी एक चीज है. जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है जैसे माइक्रो में जब हम लोग प्राइस की बात करते हैं तो दैट्स द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. बट हियर यू टॉक अबाउट द जनरल प्राइस लेवल. जैसे ऐसा सोचो, जब हम लोग बोलते हैं ना कि किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रहा है, यानी काफी इन्फ्लेशन हाई है, आ रहा है मतलब इन्फ्लेशन अगर हाई है, उसका मतलब है इट्स राइज इन द जनरल प्राइस लेवल. मतलब वो किसी एक चीज की बात हम लोग नहीं कर रहे होते हैं,
हम लोग बोलते हैं कि ओवरऑल जो भी चीजें हैं वो सारे का प्राइसेस काफी बढ़ रहा है, यानी द जनरल प्राइस लेवल इज राइजिंग। इफ यू गो, मतलब और थोड़ा अगर डिटेल में बताऊं, तो इन्फ्लेशन इंडिया में इस तरीके से कैलकुलेट होता है कि देर इज अ बास्केट ऑफ गुड्स दैट अ आइडियल हाउस होल्ड कंज्यूम्स, यानी एक ऐसा चीज जो एकदम बेसिक है और ऑलमोस्ट हर घर में यूज होता है। उस पूरे बास्केट का मान लो उसमें कुछ एक किचन का सामान है, कुछ वॉशरूम का सामान है, कुछ कपड़े पहनने का है, ये सारी चीजों को लेके, राशन का सामान, खाने का पीने का जो भी, इनको लेके एक बास्केट बनाया गया, विच इज कॉल्ड द कंज्यूमर बास्केट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव फैमिली, सो टू से। कोई भी एक नॉर्मल सी फैमिली होगी तो उसको उन सब चीजों की जरूरत होगी। फिर उस पूरे बास्केट का कोई प्राइस होगा। जब उस बास्केट का प्राइस बढ़ता है तब हम लोग बोलते हैं कि देयर इज इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसलिए उस चीज को हम लोग जनरल प्राइस लेवल बोल रहे हैं यहाँ पे, उस सेंस में सोचना होगा हमको। और जब हम लोग एक माइक्रो सेंस में प्राइस की बात करते हैं, दैट इज जस्ट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लेट्स से प्राइस ऑफ कॉर्न और एनीथिंग। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल प्राइस लेवल एंड नॉर्मल प्राइस इन माइक्रो इकोनॉमिक सेंस। फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये हो गया मेरा फॉरेन, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला चीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये सारी चीजें मैक्रो के अंदर आती है। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ अ करेंसी, द ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि वाइल बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हैज गॉट एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। तो शुरू में ये इन्होंने लिखा था ना कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे माइक्रो ही है, यहाँ पे लिख रखा था कि दिस दिस हियर वाज टेलिंग मी दैट माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। बट अगर आप सोच के देखो, कोई भी बिजनेस ऐसे अकेला वैक्यूम में थोड़ी चलता है। आज अगर कोई भी बिजनेस आपको करना है तो ऐसा नहीं कि मैक्रो मैक्रो में क्या चल रहा है वो उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो यानी भले ही हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए ज्यादातर माइक्रो ही पढ़ेंगे, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स इटसेल्फ आल्सो हैज अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन ईच ऑफ दीज बिजनेसेस। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स analyzes the background of economic conditions in an economy which will immensely influence the individual firms, उनका परफॉर्मेंस एज वेल एज उनका डिसीजन। एक एग्जांपल सोचने का ट्राई कर रहा हूँ, काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अ, तो ऐसे अगर हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा अजीब सा एग्जांपल है, बट मान लो किसी स्टेट में ये जो पान मसाला होता है, जो जर्दा या टोबैको जो बोलते हैं, च्यूएबल टोबैको, तो वो, सोचो कि लोग नॉर्मली बिजनेस कर रहे हैं उसका, ठीक है, लेकिन अचानक से एक दिन गवर्नमेंट आती है और बोलती है कि आज से बंद, मतलब हमारे स्टेट में जर्दा या टोबैको नहीं चलेगा, कंज्यूमेबल्स यू कैन नॉट सेल इट। तो यानी मैं अगर एक सेलर था उस चीज का, यानी मैं बिजनेस कर रहा था, तो ऐसा नहीं कि मुझे इकोनॉमी से फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो एक्सटर्नली कुछ हुआ ना मेरे साथ। यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है बिजनेस पर्सपेक्टिव से। क्या ये एग्जांपल क्लियर है? इसलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट होता है, भले ही माइक्रो लेवल पे आप सब डिसीजन लेते हो, कितना लाना है कितना बेचना है ये सब चीज तो माइक्रो बता देगा, बट आसपास क्या चल रहा है वो भी जरूरी है। कोई सब्सिडी लेट्स से होता है ना चीजों पे, इनमें जीएसटी कभी बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा लगा देते हैं, क्योंकि जैसे सिगरेट्स फॉर एग्जांपल, उसमें जीएसटी काफी ज्यादा होता है क्योंकि सरकार उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है। तो ये बाहर का इफेक्ट हो गया। फिर और क्या है, फॉर एग्जांपल नॉलेज रिगार्डिंग द कंडीशंस ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स विल बी यूजफुल फॉर द बिजनेस इकोनॉमिस्ट इन फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज। ये एक एग्जांपल इन्होंने दिया यहाँ पे, यू शुड नो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट इन योर इकोनॉमी, ताकि आप सुटेबल पॉलिसीज ले पाओ। अब मैं एक तो बहुत लो लेवल पे एग्जांपल दिया हूँ जिसमें टोबैको की बात करी मैंने। अब आप एक बड़े बिजनेस की सोचो, ठीक है, तो बड़े बिजनेस को कैसे फर्क पड़ता है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है। मान लो आज रिलायंस है, ठीक है, बहुत बड़ा उनका काफी बिजनेस है हर जगह। तो रिलायंस का बिजनेस ऐसा तो नहीं अपने पैसे से वो करता है, रिलायंस को बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए बताओ? रिलायंस को चाहिए होगा लोन,
बिजनेस करने के लिए। अब उसके लिए लोन लेना कब इजियर होगा? जब इंटरेस्ट रेट्स क्या होगा, कम या ज्यादा? कब वो ज्यादा लोन लेगा? कल। इंटरेस्ट रेट्स लेस होगा तो उसके लिए हैप्पी सिचुएशन है ना? तो यानी इसके बिजनेस में, ये जो रिलायंस अपना बिजनेस देख रहा था, इट वाज अ फर्म। ये तो छोटे लेवल का चीज ही, मतलब इट्स नॉट एन एंटायर इकोनॉमी, इट्स जस्ट अ फर्म। लेकिन इसके डिसीजन में कि क्या वो लोन लेगा या नहीं लेगा, उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कैसा चल रहा है। अगर वो कम है तो इसके लिए इजी है टू टेक लोन, सो दैट्स व्हाई हियर दे हैव मेंशन कि इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है बाहर, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या पॉलिसी है हमारी, हाउ शुड आई, whether I should take loan or not, how should I expand my business, ऐसा कुछ। तो this was just an example I wanted to give. Next point is nature of business economics. What does it mean, nature of business economics? Let's see. Economic theories, they are hypothetical and simplistic in nature, as they are based on economic models built on simplifying assumptions. काफी हेवी सा लाइन है, धीरे धीरे पढ़ते हैं इसको। इकोनॉमिक थ्योरीज यानी जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ाता है वो जनरली हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक चीजों पे बेस्ड होता है। हाइपोथेटिकल मतलब जैसे बहुत ही अजीब सा हम लोग अजम्पशन ले लेते हैं ना कहीं कहीं पे कि एक फर्म है जिसको अनलिमिटेड, ये वाला जैसे कभी अगर परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा है, मतलब अभी इस सिचुएशन में एग्जांपल दूंगा तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, एक बार इसको ऐसे ही रीड करते हैं, ठीक है? तो इकोनॉमिक थ्योरीज दे आर हाइपोथेटिकल एंड simplistic in character as they are based on economic models built on simplifying assumption। तो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि रियल वर्ल्ड को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इकोनॉमिक्स, it simplifies the real world using assumption, real world using some assumptions। लेकिन ये assumption लेने की वजह से हम लोग बिजनेस से इसको डायरेक्ट वन टू वन कंपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि एक्चुअल में चीजें वैसे assumption हो सकता है ट्रू हो, नहीं भी हो सकता है। तो therefore usually there is a gap between the propositions of economic theory and the happenings in the real economic world in which the managers make decision। इसलिए एक गैप आ जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स कुछ और बोल रहा होता है, वो इसलिए बोलता है क्योंकि वो कुछ अजम्पशन ले लेता है, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता है ना? थोड़ा आगे और ज्यादा समझ आएगा, अभी के लिए इतना ठीक है। और ये तो काफी नॉर्मल सा चीज है कि इकोनॉमिक्स कुछ अजम्पशन लेके थ्योरीज बताता है अपनी, लेकिन जब एक मैनेजर एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में डिसीजन लेना होता है उसको, तो कभी कभी इकोनॉमिक्स की चीजें डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होती। Business economics hence enables the application of economic logic and analytical tools to bridge the gap between theory and practice। तो business economics के थ्रू ये जो economics की theory है उसको हम लोग सीधा practice में ला सकते हैं। That is what it means। Again, this is a repetition, this part। Is this okay? यहाँ तक? हाँ सर। Following points will describe the nature of business economics। So business economics, first point, it's a science। Why is the science? Because it integrates the tools of decision sciences such as mathematics, statistics, econometrics with economic theory। वो साइंस इसलिए है क्योंकि वो इन सब चीजों का भी यूज करता है। दीज आर ऑल साइंटिफिक टूल्स सो टू से। इनको यूज करके वो इकोनॉमिक थ्योरी को अप्लाई करेगा ताकि एक मैनेजर अच्छा स्ट्रैटेजी बना सके जो भी उसका गोल है अचीव करने के लिए। इकोनॉमिक्स की उस थ्योरी बताता है, उस थ्योरी को हम लोग यूजिंग मैथ, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स, ये सब चीजों को यूज करके फिर हम लोग कुछ पॉलिसी बना पाएंगे, कुछ स्ट्रैटेजी कर पाएंगे ताकि हम लोग बिजनेस में आगे ग्रो कर पाए जो भी मेरा गोल हो। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड साइंस, बिकॉज इट यूजेस सब्जेक्ट्स फ्रॉम साइंस। मैथ्स, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स, ये सब चीजें साइंस की है, तो इसलिए इट्स ऑल्सो अ साइंस। इट्स बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो पढ़ लिया हमने। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। A business manager is usually concerned about achievement of the predetermined objectives of his organization so as to ensure the long term survival and profitable functioning of the organization। तो मोस्टली एक मैनेजर हमेशा अपने माइक्रो लेवल पे ही सोचता है कि
वो ऐसा क्या करे ताकि उसका ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़े, ये सब चीज मतलब उसका, यानी वो फर्म लेवल पे सोचता है, इसलिए इट्स मोर अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स. It also incorporates some of the elements, this point, it incorporates some elements from macro analysis as well. तो इसी में मैंने जो एक्सप्लेन किया वही चीज कि a business unit does not operate in a vacuum. It is affected by the external environment of the economy in which it operates, such as the general price level, income and employment levels in the economy, and also the government policies. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, tobacco was one example, and then I also gave example for loan for a business that becomes dependent on interest rates, है ना, interest rates which is a macro thing. फिर यानी कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है वो यहाँ बता रहा है कि व्हाट इज द प्राइस लेवल, व्हाट इज द इनकम ऑफ पीपल, एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी, देन व्हाट आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी क्या वो कितना टैक्स लगाते हैं, कितना सब्सिडी देता है किसी एक चीज को. हाँ, एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अभी इन ऑर्डर टू प्रमोट इलेक्ट्रिक कार्स, ये पता होगा आप लोगों को शायद, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सो टू से, तो देर इज सम सब्सिडी आई थिंक इन टैक्सेस या कुछ है, मतलब काफी, मतलब थोड़ा कम पड़ता है वो चीजें. मान लो आप अगर एक डीजल पावर्ड या पेट्रोल पावर्ड कुछ व्हीकल ले रहे हो, तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं या कुछ, मतलब लेट्स से इन अ कार दोज अमाउंट्स आर क्वाइट सिग्निफिकेंट. मतलब इफ यू परचेज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल यू कैन save up to maybe 50,000 or 1 lakh, somewhere around that. Also there are some tax exemptions. Let's say you buy that on a loan, कोई एक व्हीकल को, तो फिर आपको उस पर टैक्स भी एग्जेम्प्ट मिलता है. तो ये सारी चीजें क्या हो गई कि इट्स अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रमोट पीपल टू बाय मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. यानी ये अगर आप मान लो ओला इलेक्ट्रिक, ये कंपनी है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी काफी सही नहीं हो गई, उसका डिमांड तो ऐसे मतलब थोड़ा सा पुश होगा इस चीज की वजह से. अगर मान लो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी नहीं होती तो शायद कुछ कम लोग खरीदते, बट क्योंकि ये फायदा मिल रहा है तो थोड़े और लोग आ गए जो जिनको खरीदना है. दैट मीन्स कुछ ऐसा एक्सटर्नल एनवायरमेंट में हुआ जिसकी वजह से मेरी फर्म की डिमांड बढ़ गई. क्लियर? हम्म. तो हाँ सर. आई एम ऑल्सो राइटिंग दिस सब्सिडी or some sort of relaxation on purchasing electric vehicles. ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन इफेक्ट बिजनेसेस. ओके, सो इसलिए कोई भी अगर बिजनेस संभाल रहा है, बिजनेस मैनेजर मस्ट बी अक्वेंटेड विद दीज एंड अदर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. उसको पता होना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं, ताकि वो अपना सही से डिसीजन ले पाए. नाउ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट. मतलब आर्ट इसलिए क्योंकि जब आपको अप्लाई करना है तो इट्स नॉट अ रूल कि ऐसा होगा तो ऐसा, मतलब रूल तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे. आपको बस पता है कि ऐसी ऐसी थ्योरी होती है. अब आप सोच लो कि आपको सारी थ्योरीज पता है, उसको आपको अप्लाई करना है अपने बिजनेस में, तो आपको सोचना पड़ेगा वो चीज. ऐसा तो नहीं है कि कहीं लिखा हुआ है कि अगर ऐसा होगा, ये एक प्रॉब्लम आया आपके पास तो ऐसा कर लीजिए. ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इस प्रॉब्लम में ऐसा कर लीजिए, इस प्रॉब्लम में ऐसा कर लीजिए. कैसे उसको अप्लाई करना है, दैट्स एन आर्ट. दैट्स वाई इट्स अ साइंस. जो कि ऊपर बोला, इट्स ऑल्सो एन आर्ट बिकॉज यू हैव टू अप्लाई इट यूजिंग योर ओन ब्रेन, योर ओन क्रिएटिविटी. ठीक है. फिर यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ये तो फिर इकोनॉमिक माइक्रो की पार्ट हो गई. मतलब थ्योरी ऑफ मार्केट्स कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स ओनली. इट यूजेस द थ्योरी ऑफ फर्म एंड रिसोर्स एलोकेशन इन द बैकड्रॉप ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी. फिर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट it's pragmatic in approach. Pragmatic means more realistic because it talks about practical problems which the firms face in the real world. It's not talking about something abstract. यानी ये जो hypothetical यहाँ एक word use हुआ था ना, it's not talking about hypothetical things. कहाँ गया, कहीं तो कुछ hypothetical आया था, चलो छोड़ो उसको. वो जो hypothetical चीज होता है उसका opposite होता है realistic, यानी more pragmatic. ठीक है.
तो इट्स प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, सीधा बात करते हैं प्रॉब्लम के बारे में, ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करें. इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर because it uses maths, operational research, management theory, accounting, marketing, finance, stats, econometrics, इतनी सारी चीजों का यूज करते हैं तब जाके बिजनेस इकोनॉमिक्स entirely यूज हो पाता है. That's why it's interdisciplinary. There are multiple disciplines involved in this. Normative in normative, तो एक होता है पॉजिटिव अप्रोच, एक होता है नॉर्मेटिव अप्रोच. ठीक है, देर आर टू अप्रोचेस, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव. तो पॉजिटिव देखो, यहां मैंने अंडरलाइन कर रखा है कि अ पॉजिटिव और प्योर साइंस एनालिसिस सिर्फ ये बताता है कि क्या होता है, व्हाट इज, क्या होता है. इट्स जस्ट डिस्क्रिप्टिव, वो बस बताता है कि कैसा होता है, क्या है. इट जस्ट डिस्क्राइब्स द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स और सोसाइटी, बट इट डज नॉट प्रेस्क्राइब एनीथिंग अबाउट द डिजायरेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ सच बिहेवियर. यानी कोई अगर हम लोग ये पॉजिटिव अप्रोच या नहीं, मैंने क्या बोला था, कोई ऐसा सब्जेक्ट विच हैज अ पॉजिटिव अप्रोच, तो उसमें सिर्फ ये बताता है कि व्हाट इज. तो इसका एक फ्रेज है व्हाट इज, क्या होता है, बस इतना बता देता है. ये नहीं बोलता कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी का बात ही नहीं करता. ये व्हाट शुड बी, इसके बारे में बात नहीं करता है, सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं कि क्या है, व्हाट इज. दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव अप्रोच. नेक्स्ट इज योर नॉर्मेटिव वन, तो ये इसका ऑपोजिट होता है. तो पहले ये बताओ, पॉजिटिव वाला समझ आया. पॉजिटिव और प्योर साइंस एनालिसिस just tells you what is the state of affairs, क्या चल रहा है, and not what ought to be, यानी ये नहीं बताया क्या होना चाहिए. In other words, it is descriptive in nature in the sense that it describes the economic behavior of individuals or society without prescriptions about the desirability, यानी क्या होना चाहिए उसके बारे में कोई बात नहीं करता है. As against this, यानी on the other hand, a normative science. Okay, so you can have two sciences. One is positive science, another is normative science. तो positive science का मैंने बता दिया, what is बस इतना बताता है, what should be नहीं बताता. बी थोड़ा गलत है, एक सेकेंड. नॉर्मेटिव क्या बोलते हैं, इट्स प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर, सजेस्ट व्हाट शुड बी. तो ये बताता है व्हाट शुड बी, ये बताता है व्हाट शुड बी. अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, अगर ऐसा ऐसा है तो क्या करना चाहिए आपको, ये बताता है. वेलफेयर कंसिडरेशंस आर एम्बेडेड इन नॉर्मेटिव साइंस. ये आगे समझेंगे, अभी ये थोड़ा यहाँ पे रहने देते हैं इस सेंटेंस को, इसलिए मैंने हाईलाइट भी नहीं किया. एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स विथ रिगार्ड टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये चीज बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आता है कि यू हैव टू अप्लाई इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स in order to formulate policies, you have to make decisions using that, and also you have to plan about the future. ये तीन चीज आपको करनी है using economic theories. क्या तीन चीज है, एक बार लिख लेते हैं. क्या पॉलिसी है आपकी बिजनेस की, ये आपको बनाना है. फिर अगला बोल रहे हैं यू हैव टू डिसाइड, सो डिसीजन मेकिंग, दैट इज द अदर थिंग जिसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स काम आता है. एंड थर्ड इज फ्यूचर प्लानिंग, क्या करना चाहिए आगे. ये तीन चीज comes under business economics. Okay, so thus business economics combines the essentials of normative and positive economic theory. But दोनों को combine करता है, but the emphasis is more on the former, यानी it's more of the normative side and less of the पॉजिटिव साइड. यानी है तो दोनों ही, बिकॉज क्या होता है व्हाट इज ये भी पता करना जरूरी है. ये अगर पता नहीं होगा तो व्हाट शुड बी तो कैसे पता चलेगा, क्या होता है वो पता होना पड़ेगा. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बट मोर वेट इज ऑन दिस साइड. मान लीजिए 80% इट्स नॉर्मेटिव एंड 20% इज पॉजिटिव. सो दिस इज जस्ट random figures that I'm telling you, but just to indicate that more emphasis is there on former than the latter, ऐसा.
ये सारा जो भी अभी तक नेचर वाले पार्ट में आया है, इनमें से कोई भी पॉइंट में अगर कोई भी थोड़ी सी दिक्कत है तो प्लीज क्लेरिफाई कर लो अभी। हाँ या ना बोलो। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया भाई ये नॉर्मेटिव वाला एक बार वापस समझा दीजिएगा ना। हाँ, नॉर्मेटिव कहाँ लिखा हुआ है, यहीं पे ना। तो उसके पहले पॉजिटिव, पॉजिटिव साइंस बोलता है कि दिन के बाद रात होता है, ठीक है, दैट्स पॉजिटिव साइंस। बस बता देता है क्या है, क्या होना चाहिए, उसकी बात नहीं करता। नेक्स्ट नॉर्मेटिव साइंस, जिसमें आपको दिक्कत है। अ नॉर्मेटिव साइंस इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट्स, यानी इट विल जज कि जो हो रहा है वो सही है कि कुछ और होना चाहिए, ये सब चीजें। इट इज प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर, प्रेस्क्रिप्टिव मतलब हो गया यू आर प्रेस्क्राइबिंग समथिंग। नॉर्मेटिव मीन्स प्रेस्क्रिप्टिव, प्रेस्क्रिप्टिव। आप बोलोगे क्या होना चाहिए, एंड सजेस्ट व्हाट शुड बी अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, ये नॉर्मेटिव साइंस हो गया। तो जैसे साइंस बोलता हुआ कि बुखार होने पे पैरासिटामोल ले लो, दैट्स अ नॉर्मेटिव साइंस। व्हाट शुड बी, व्हाट इज, व्हाट इज का एग्जांपल हो गया कि अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर 98 पॉइंट समथिंग डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है, दैट मींस यू आर हैविंग फीवर। दैट्स प्योर, या जो भी बोलते हैं इधर ऊपर पॉजिटिव, ये वाला पार्ट आया समझ। तो पॉजिटिव वाला पार्ट में हो गया कि अगर आपका 103 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना टेम्परेचर है, दैट मींस यू, व्हाट इज मतलब यू हैव फीवर। व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड बी डूइंग, देन कम्स नॉर्मेटिव वाला पार्ट, टेक पैरासिटामोल, ठीक है। हाँ भैया। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स में दोनों चीज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अलोन, क्योंकि ये चीज है, ये अगर पता ही नहीं चलेगा तो आप इस तक पहुंचोगे कैसे। मतलब नॉर्मेटिव अकेला कभी नहीं हो सकता, थोड़ा सा पॉजिटिव वाला पार्ट रहता ही है, क्या है वो पता करना पड़ता है। तो इट कंबाइंस द एसेंशियल्स ऑफ बोथ दिस थिंग्स, नॉर्मेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी, बट एम्फेसिस ज्यादा पिछले वाले में, यानी फॉर्मर मतलब पहले वाला यानी नॉर्मेटिव, इट्स मोर ऑफ नॉर्मेटिव एंड लेस ऑफ पॉजिटिव, दैट इज व्हाट इट्स सेइंग। अब ठीक है। हाँ भैया। ठीक है, अब नेक्स्ट नेचर के बाद स्कोप आता है। स्कोप में क्या बोल रहे हैं, आई थिंक दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, हाँ, ऑलमोस्ट द लास्ट पार्ट। द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज क्वाइट वाइड, इट कवर्स मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ दैट अ मैनेजर ऑफ अ फर्म और अ फर्म, सॉरी, और अ फर्म फेसेस। सब कुछ आ जाएगा, कोई भी एक मैनेजर को क्या दिक्कत है या कोई फर्म में क्या दिक्कत हो रही है, वो सारा चीज बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है। यानी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्कोप, इट कवर्स एवरीथिंग, एवरीथिंग यानी एवरी प्रॉब्लम, every practical problem faced by a manager, by a manager। दो दो कैटेगरी है बिजनेस प्रॉब्लम्स का, अगेन सेम ही चीज है, कुछ इंटरनल जो कंपनी के अंदर चल रहा है या फर्म के अंदर चल रहा है, ऑपरेशनल जिसको बोलते हैं, या फिर कुछ एक्सटर्नल इशू हो सकता है, यानी आसपास एनवायरमेंटल कुछ इशू हो सकता है, जो कि पहला वाला चीज माइक्रो के अंदर आएगा, दूसरा मैक्रो के अंदर आएगा। रिपीटेशन है ये, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ना दिक्कत इसमें। अगला, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज, यानी जो अंदरूनी दिक्कत है फर्म के अंदर, उसको माइक्रो से टैकल करेंगे। क्या है दिक्कत, देखते हैं क्या क्या दिक्कत हो सकती है या कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इश्यूज रिलेटेड टू चॉइस ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस करे, कितना बड़ा करे, उसकी साइज, व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट दैट यू शुड मेक, टेक्नोलॉजी क्या यूज करे, फैक्टर क्या तो फैक्टर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कितना लेबर कितना कैपिटल, तो वैसा कितना प्राइसिंग होना चाहिए, कितना सेल्स प्रमोशन करे, कितना कहाँ से पैसा लेके आए, हाउ टू मैनेज योर फंड,
how to manage your inventory. These are all operational issues, or so to say operational questions which are faced by any business. इसमें से कोई भी चीज ऐसा थोड़ी है जो नहीं समझ आ रहा है, मतलब है तो बोलो, क्या बिजनेस करे, कितना बड़ा करे, how much should be the size, how what product should I sell, क्या टेक्नोलॉजी यूज करके उसको बनाऊं, क्या फैक्टर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कितना लेबर, कितना लैंड, कितना कैपिटल, कितना मेरा खुद का टाइम, एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, हाउ मच प्रमोशन शुड आई डू, सेल्स प्रमोशन, वेयर शुड आई गेट द मनी फ्रॉम इन द बिगिनिंग, जैसे वो स्टार्टअप शार्क टैंक इंडिया फॉर एग्जांपल, वहां से पैसे लेते हैं ना शुरू शुरू में बिजनेस वाले। फिर मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जो मेरे पास पैसा है उसको कहाँ ढंग से लगाऊं, या फिर कितना मैं बनाऊं ताकि इन्वेंट्री ढंग से मैनेज हो पाए, इन्वेंट्री यानी बना हुआ सामान या फिर कुछ बन रहा है वो चीज, रॉ मटेरियल्स, ये सब चीजें। सो ये सारा बहुत सारा ऑपरेशनल इश्यूज होता है, उसको माइक्रो कैसे हेल्प करता है सॉल्व करने में, देखते हैं, या माइक्रो आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो उन सब चीजों में। पहला डिमांड, पहला है आपका डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स में कहीं कोई दिक्कत है कि क्या क्या क्वेश्चंस फेस करता है एक कोई भी फर्म शुरू में या ड्यूरिंग ऑपरेशंस? ना भैया दिक्कत कोई नहीं है। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, ठीक है। तो एक्यूरेट फोरकास्टिंग इज एसेंशियल फॉर अ फर्म टू इनेबल इट टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज at the right time and to arrange well in advance for the various factors of production vis-a-vis the raw materials, नहीं namely sorry vis, ये तो namely होता है, एक होता है vis-a-vis, वो अलग होता है, सॉरी। हाँ तो क्या बोल रहा था, हाँ तो ये सारी मतलब डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, मतलब हमको पता होना चाहिए कि कितना डिमांड आएगा मेरे प्रोडक्ट का, है ना, तो वो पता चल जाए तो उसके हिसाब से मुझे रॉ मटेरियल्स मंगाने होंगे, यानी मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मंगाने होंगे, क्या चीज को यूज करके मैं उसको प्रोड्यूस करूंगा, यानी रॉ मटेरियल्स, लेबर, मशीन्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। कब बनाना है ये भी जरूरी है, क्योंकि फोरकास्ट करोगे तो ये पता होगा कि कौन से महीने में डिमांड आने वाली है ना, ये जरूरी है किसी बिजनेस को। दिवाली में फॉर एग्जाम्पल मोस्ट लाइकली दैट द क्लोथिंग डिमांड अक्रॉस इंडिया इट सर्जेस अप, काफी ज्यादा ऊपर चला जाता है। तो ये चीज ऑलरेडी वो बिजनेसमैन को पता है, इसलिए वो दिवाली के जस्ट पहले या दुर्गा पूजा के जस्ट पहले वो ज्यादा स्टॉक मंगा के रखेगा, है ना। दैट इज कॉल्ड predicting your demand. It's your analysis of demand and you have forecasted the fact that during festivals people buy more clothes. That means मुझे अब ज्यादा कपड़े मंगा के रखने चाहिए दुकान में। तो दुकान अब सिमिलरली इफ यू थिंक अबाउट फैक्ट्री, तो वो क्या करेगा, वो दिवाली के जस्ट पहले ज्यादा कपड़े बनाएगा क्योंकि उसको पता है कि अल्टीमेटली डिमांड ज्यादा होने वाला है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेयर इकोनॉमिक्स कम्स इन द बिजनेसमैन के जिंदगी में। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स द मैनेजर विद द साइंटिफिक टूल्स व्हिच असिस्ट हिम इन फोरकास्टिंग डिमांड्स। तो फोरकास्ट कैसे करेंगे वो चीज बिजनेस इकोनॉमिक्स उसको सिखा देगा कि कैसे पता चलेगी कितना डिमांड होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ओके। हाँ Yes, sir. नेक्स्ट, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। तो प्रोडक्शन एनालिसिस enables the firm to decide on the choice of appropriate technology and selection of the least cost input mix। सबसे कम खर्च लगने वाला इनपुट्स को मैं यूज करूंगा to achieve technically efficient way of producing the output given the inputs। मेरे पास जो inputs है उसको यूज करके, पहला बात what should I choose, तो choice of technology, that's one question here। choice of technology का मतलब क्या हो गया, खेती के अंदर जाएं अगर, मतलब ट्रैक्टर लगाएं कि सही में, मतलब कोई वो क्या बोलते हैं उसको, खेती हाथ से भी कर सकते हैं ना वहां पे, वो प्लाविंग द फील्ड, वो चीज। तो चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब इधर यू कैन यूज अ ट्रैक्टर और यू कैन यूज द बुल्स टू प्लाउ योर फील्ड, सो दैट्स इट चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर सिलेक्शन ऑफ द लीस्ट कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट वाला इनपुट मिक्स जो एक पर्टिकुलर
आउटपुट हमें बना के देगा, जो भी हमारे पास इनपुट है उसको यूज करके। सबसे कम कॉस्ट में इसलिए बनाना है ताकि हमें मार्जिन ज्यादा मिले, हम लोग बेचे जब, क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्राइस अगर बनाने में लगा देंगे यानी हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, या फिर अगर हम उसको महंगा बेचेंगे तो बिकेगा ही नहीं प्रोडक्ट। ये सब चीजें तो नॉर्मल है ना, समझ आती है ना, ये कॉमन सी बात है। एक प्रोड्यूसर को बहुत जरूरी है कि वो सबसे कम खर्चे में अपना सामान बना के तैयार कर ले, ताकि जब वो प्राइस उस चीज का रखे तो लोग फटाफट एकदम खरीदने आ जाए। ऐसा ना हो कि प्राइस बहुत ज्यादा है मार्केट के हिसाब से और कोई खरीद ही नहीं रहे। दैट इज व्हाट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस आपको ये बताता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये भी सीख जाएंगे, कितना प्रोड्यूस करे और कैसे करे ताकि कॉस्ट सबसे कम हो। तो कॉस्ट एनालिसिस enables the firm to recognize the behavior of cost when variables such as output, time period and size of plant they change. आउटपुट, टाइम पीरियड एंड साइज ऑफ प्लांट, ये सब अगर चेंज होगा तो कितना कॉस्ट में चेंज आएगा, हाउ डज कॉस्ट बिहेव व्हेन दीज थिंग्स चेंज, ये भी कॉस्ट एनालिसिस के अंदर आता है। तो जब आउटपुट बढ़ता है तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि कॉस्ट कैसे चेंज होगा जब हमारा आउटपुट बढ़ेगा या टाइम पीरियड बढ़ेगा या फिर साइज ऑफ द प्लांट ये बढ़ेगा। तो साइज ऑफ प्लांट बढ़ने पे, चलो आप ही से पूछता हूं मैं, अगर एक फैक्ट्री है उसका साइज ऑफ द प्लांट बढ़ गया तो उसका कॉस्ट अल्टीमेटली बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? नहीं, कम होगा ना, मतलब मैं पर यूनिट कॉस्ट वैसे उस तरीके से सोच रहा हूँ, अच्छा, उस चीज के हिसाब से सोचो कि एक पर्टिकुलर यूनिट को बनाने में जो उसका खर्चा लगेगा वो कम हो जाएगा ना। फिर अगर कोई ज्यादा लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका कम खर्च लगेगा। कहीं भी हम लोग देखते हैं तो ये देखते हैं ना, मोस्टली जब ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम निकल के आता है। तो वो चीज कॉस्ट एनालिसिस के अंदर सीखते हैं। ठीक है, आगे देख लेंगे ये सब चीज डिटेल में। और नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बहुत जरूरी है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या हो गया, कितना सामान ऑलरेडी बना के रखे या फिर कितना हम लोग रॉ मटेरियल्स रेडी रखे, कितना वर्क इन प्रोग्रेस होना चाहिए, मतलब कितना चीज बीच में रहे, मतलब काफी, क्योंकि स्टोरेज का अपना कॉस्ट होता है। तो इन्वेंट्री बहुत ज्यादा रखोगे तो गोडाउन ऐसे ही भरती रहेगा, फिर बिना मतलब का भरती है वो, समझ रहे हो, पहले ही बना बना के रख लिया, सामान भी एक्सपायर हो गया, कुछ भी हो सकता है। मतलब इफ यू डोंट प्रेडिक्ट योर डिमांड वेल एंड यू आर नॉट मैनेजिंग योर इन्वेंट्री वेल, देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। So inventory management theories, they pertain to rules that firms can use to minimize the cost associated with maintaining inventory in the form of work in progress. इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या आता है? वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स, ये तीनों चीज इन्वेंट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स आप लाके रखे वो भी आपका गोडाउन में जगह लेगा या फैक्ट्री में जगह लेगा, राइट। वर्क इन प्रोग्रेस, जो ऑलरेडी आधा अधूरा सामान बन रखा है वो भी आपका इन्वेंट्री है, जो बन के रेडी है फिनिश गुड, दैट इज ऑल्सो इन्वेंट्री। तो कैसे हम इन्वेंट्री का खर्चा कम करें, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इट्स अ स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिस्ट दे यूज मेथड्स सच एज एबीसी एनालिसिस, ये एक पर्टिकुलर मेथड का नाम है, सिंपल सिमुलेशन एक्सरसाइजेस, ये भी कोई मेथड का नाम है, एंड मैथमेटिकल मॉडल्स, these are some models in order to help the firm maintain optimum stock of inventories। तो कुछ कुछ हमारे पास टूल्स है बिजनेस इकोनॉमिक्स में जिसको यूज करके हमको ये पता चल सकता है कि कितना हम लोग सामान को रेडी रखे या कितना हमारे पास रॉ मटेरियल्स रेडी होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज। क्या बोल रही है? Analysis of the structure of the market provides information about the nature and extent of competition which the firms have to face. Analysis of the structure of the market, यानी मैं अगर एक बिजनेस में घुसा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि इस मार्केट में और कितने प्लेयर है, किस टाइप का कंपटीशन चलता है, क्या सब लोग सेम प्राइस पे बेचते हैं, सबका सेम प्रोडक्ट है या क्वालिटी में फर्क है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका मार्केट का टाइप चेंज हो जाता है ना। अगर आपको थोड़ा भी पढ़ा हुआ है और याद है तो एक परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट होता है जिसमें गुड्स आर ऑल होमोजेनस, perfect competition, this is a type of market. Have you heard of this perfect competition, both of you? Maybe class 11 में होगा ये, अगर नहीं भी Yes, सुना sir. है
तो इसमें क्या होता है, सुना हुआ है। हाँ सुना हुआ है ना, गुड। तो जस्ट इट जस्ट हैज होमोजेनस गुड्स, होमोजेनस मतलब एक जैसा दिखने वाला। अब मान लो कहीं आप शेयरिंग ऑटो से जाते हो, तो इट्स अ होमोजेनस गुड, एक के बाद एक रिक्शा वाले खड़े हैं बहुत सारे, सब 10 रुपए में लेके जा रहे हैं एक पर्टिकुलर जगह से किसी और जगह तक। दैट्स अ परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट। सबको पता है अनलिमिटेड सप्लाई है, जितने लोग आ रहे हैं सबको बिठा के लेके जा रहे हैं 10-10 रुपए में, यहाँ से वहां, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, जो भी। दैट्स अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट। तो उस चीज को पता करना होगा ना आप। कोई, मैं अगर नया ऑटो वाला हूँ जो मैं कल से स्टार्ट करूंगा चलाना, मैंने पता ही नहीं किया कि क्या चल रहा है मार्केट में, मैं वहां जाके लगा दिया ऑटो और 20 रुपए मांग रहा हूँ एक जन के लिए, कोई आएगा मेरे पास? कोई नहीं आएगा। यानी मैंने ठीक से अपने मार्केट को देखा ही नहीं और मेरा प्राइसिंग पॉलिसी ही गलत हो गया। तो वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज द एक्सटेंट एंड द नेचर ऑफ कंपटीशन जो मेरे बिजनेस में मुझे फेस करना पड़ेगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा मार्केट पावर कितना है। मार्केट पावर के हिसाब से हम ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं ना। हमारा जो मार्जिन होता है वो मार्केट पावर के हिसाब से होता है। मान लो एक मार्केट है, सपोज फोन के कवर आप लेने जाते हो, ठीक है, ये भी मुझे लगता है कि काफी कॉम्पिटेटिव मार्केट है। तो फोन के कवर्स आप देखोगे, आप ऐसी जगह से जनरली खरीदते हो जहां पे 5-6 दुकान एक साथ है फोन के कवर के, और आप देखोगे फिर आपको लगा कि उनका प्राइस ज्यादा है। जस्ट गिविंग अ वेरी रियलिस्टिक एग्जांपल, आपको लगेगा कि उनका प्राइस ज्यादा है, तो फिर आप फटक से दूसरी दुकान में चले जाओगे, राइट। दूसरी दुकान में गए, पूछा, आपको सही लगा अगर उसका प्राइस, तो आप ले लोगे वहां से, या बार्गेनिंग करने पे अगर वो कम कर दिया तो आप ले लोगे। यानी एक पर्टिकुलर शॉप का मार्केट पावर है ही नहीं। कोई एक पर्टिकुलर दुकानदार अगर है उधर, देयर इज अ पर्टिकुलर फर्म, उसका खुद का कोई मार्केट पावर नहीं है। यानी वो अड़ के एक पर्टिकुलर प्राइस चार्ज नहीं कर सकता वहां पे। वो अगर बोल रहा है कि प्रोटेक्टिव जो टेम्पर्ड ग्लास बोलते हैं वो फोन में लगाने का, अगर वो 200 बोल रहा है और बगल में एक शॉप है जो बोल रहा है कि 100 रुपए में लगा देगा, तो इंसान फटाक से एकदम दूसरी दुकान में चला जाएगा और वो 100 में लगा लेगा। 200 वाले में कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके पास मार्केट की पावर ही नहीं है। अनलेस यू हैव मार्केट पावर यू कैन नॉट चार्ज अ लार्ज मार्जिन। ये सब चीजें मतलब नॉर्मल बिजनेस की लॉजिक समझ आ रही है ना, ये सब कोई दिक्कत नहीं है ना? हम्म। कोई भी डिफिकल्ट लग रहा है ये सब चीज? ना सर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीजें हम लोग को पता होना चाहिए कैसे मार्केट में हम हैं, ताकि हमको ये पता चल सके कि मेरा मार्केट पावर कितना है, हाउ मच मोर कैन आई चार्ज, ताकि हम स्ट्रेटेजी बना सके इन मार्केट मैनेजमेंट अंडर गिवन कॉम्पिटेटिव कंडीशन सच एज प्रोडक्ट डिजाइन एंड मार्केटिंग। तो प्रोडक्ट डिजाइन एंड मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिजाइन कैसे डिपेंड करता है इस पे, क्योंकि अगर एक परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट है तो मैं उधर कुछ और सामान ले जाके नहीं बेच सकता, मुझे सेम ही सामान ले जाके बेचना पड़ेगा। क्योंकि सब लोग सेम चीज बेच रहे हैं, मैं भी सेम बेचूंगा, वरना मेरा वाला नहीं खरीदेंगे लोग। या तो बहुत ही अलग कुछ बनाना होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिजाइन भी डिपेंड करता है कि आप कौन से मार्केट में फंक्शन कर रहे हो। देखोगे आप जैसे जेप्टो या पता नहीं क्या है ये, स्विगी का इंस्टामार्ट, फिर जोमेटो का ब्लिंकिट, ये सारी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट सेम मार्केट में काम कर रही है, तो उनका प्रोडक्ट डिजाइन भी ऑलमोस्ट सेम है, नहीं लगता आपको? ऑलमोस्ट सेम फीचर है, फास्ट डिलीवरी। तो मतलब दैट एंटायर ऐप इज अ प्रोडक्ट, दैट सर्विस इज अ प्रोडक्ट, राइट। तो द सर्विस दैट दे आर गिविंग इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, बिकॉज उन लोग सेम मार्केट में सेम कस्टमर को टैकल कर रहे हैं। तो उन लोग अलग प्रोडक्ट क्यों बनाएंगे, सेम ही बनाएंगे। अब उन लोग, क्योंकि उनको पता है कि किसी के पास भी मार्केट पावर है नहीं अभी आज की डेट में, सब कॉम्पिटिटर है, भयंकर कॉम्पिटिशन है, इसलिए फिर उनका पॉलिसीज क्या रहता है, ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट, है ना। एंड वंस यू एस्टैब्लिश योर मार्केट पावर, देन you can stop giving discounts. For example, Zomato on the food delivery business or Swiggy also on the food delivery business. Initially, they were giving a lot of discounts, lot of hefty discounts. मतलब काफी सस्ते में घर में खाना आ रहा था. Now, even though you can see that there are discounts, but there are so many additional charges. Ultimately, it's the same thing. That's because they both have now gained some market power. It's sort of an oligopoly in the food delivery market. ओलिगोपोली वो होता है जहां पे दो या तीन मतलब लिमिटेड स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स मिलके पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिसोर्स एलोकेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स विद द हेल्प ऑफ एडवांस टूल्स सच एज लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये सारी चीजें मैथ्स के अंदर आती है, लीनियर प्रोग्रामिंग और ये सब। तो उससे ये पता चल सकता है कि हाउ टू यूज योर अवेलेबल रिसोर्सेज सबसे बेस्ट तरीके से, ऑप्टिमम, व्हाट इज ऑप्टिमम वे टू यूज योर रिसोर्सेज।
ये मैथमेटिक्स है, तो अभी इसमें डिटेल में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू एलोकेट योर रिसोर्सेज भी हमको टूल्स है जिससे पता चल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यानी कहाँ से पैसा आए। कैपिटल क्या होता है, बिजनेस को कैपिटल चाहिए होता है, क्या उसको शेयर्स इशू करने चाहिए, या किसी से लोन लेना चाहिए, या फिर किसी प्राइवेट क्या बोलते हैं इसको, प्राइवेट किसी फर्म या किसी इंडिविजुअल से फंडिंग लेनी चाहिए, पता नहीं, मतलब देयर कैन बी मल्टीपल वेज ऑफ रेजिंग कैपिटल। तो फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो जो कैपिटल रेज कर लिया उसको कहाँ लगाएं, ये सारे डिसीजन भी हमको इकोनॉमिक्स थोड़ा हेल्प करता है इन सब चीजों में, क्योंकि वो बताएगा कि अलग अलग जो भी आपके पास ऑप्शन है पैसे को यूज करने का या फिर पैसे को रेज करने का, टू रेज फंड्स, विच वन ऑफ देम इज द मोस्ट एफिशिएंट। तो क्या बोल रहा है इकोनॉमिक्स, इट सपोर्ट्स द डिसीजन मेकिंग ऑन एलोकेशन ऑफ स्केर्स कैपिटल अमंग कॉम्पिटिंग यूज ऑफ फंड्स। बहुत सारा यूज है फंड का, तो कहाँ आपको लगाना चाहिए वो इकोनॉमिक्स बता सकते हैं, हाउ शुड यू डिसाइड। नेक्स्ट, प्रॉफिट एनालिसिस। प्रॉफिट्स आर मोस्ट ऑफन दे आर अनसर्टेन ड्यू टू चेंजिंग प्राइसेस एंड मार्केट कंडीशंस। प्रॉफिट कभी कोई बिजनेसमैन ये नहीं बोलता कि हर महीना 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, कभी 5 लाख, कभी तो 1 लाख, कभी बिल्कुल ही कम, है ना। प्रॉफिट का यही है, कभी ज्यादा कभी कम। तो प्रॉफिट एनालिसिस इज ऑल्सो इमेंसली यूजफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट प्लानिंग, पता नहीं मुझे ये प्रॉफिट प्लानिंग एग्जैक्टली यहाँ पे इन लोग क्या मीन कर रहे हैं, बट देखते हैं आगे कुछ आएगा। तो प्रॉफिट प्लानिंग मतलब प्लान करना कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट प्लानिंग मैं जितना अभी इसको गेस कर पा रहा हूँ, ये बोल रहे होंगे कि उस प्रॉफिट को फिर कैसे यूज करना है, हाउ टू प्लान, मतलब हाउ टू यूज और प्लान टू यूज दैट प्रॉफिट, है ना। क्योंकि उस प्रॉफिट से फर्दर मुझे इन्वेस्ट करके अपने मार्केट, मतलब अपने बिजनेस को और ग्रो भी तो करना हो सकता है। दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट व्हेन दे टॉक प्रॉफिट प्लानिंग। लास्ट पॉइंट हियर इन माइक्रो इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। तो बिजनेस फर्म जनरली दे ऑपरेट अंडर द कंडीशंस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, यानी हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा बिजनेस होता है जो, मतलब मोस्टली अगर सामान हमारा बाहर से आ रहा है, ठीक है, मान लो कोई थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट बाहर से कोई सामान आ रहा है, माल आ रहा है बाहर से, तो हम लोग ट्रांजिट इंश्योरेंस कराते हैं। अगर आप लोगों को पता हो, कोई अगर बिजनेस थोड़ा बहुत पता है, तो बाहर से जो इंसान सामान मंगाता है ना, मान लो ट्रक से आपका सामान आ रहा है, तो उस ट्रक में जितना भी सामान है ना उसका इंश्योरेंस कराते हैं। वो क्यों कराते हैं, क्योंकि हम कुछ भी हो सकता है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ट्रक का माल खराब हो गया सारा, या ट्रक वाला ही गायब हो गया, कुछ भी हो सकता है, सामान लेके फरार आदमी, ये भी पॉसिबल है। तो इस चीज के लिए इंश्योरेंस कराना होता है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस जब करा रहे हैं तो उसका कुछ प्रीमियम देना होगा, तो वो प्रीमियम कितना होगा वो चीज भी इकोनॉमिक्स में पता कर सकते हैं हम लोग। उस इंश्योरेंस का कितना प्रीमियम होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि उसमें रिस्क कितना है, उसका अनसर्टेनिटी कितना है, उस चीज का होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कितना मेरा लॉस होगा, उस चीज को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितना प्रीमियम पे करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। तो इसमें क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इट हेल्प्स द बिजनेस in arriving at efficient decision and in formulating plans on the basis of past data, current information and future prediction। ये सारी चीजें रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के अंदर आता है। फॉर्मुलेटिंग प्लान्स ऑन बेसिस ऑफ पास्ट डेटा, जो हमारे पास डेटा है उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। फिर करंट इन्फॉर्मेशन जो भी है, एंड व्हाट डू यू प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया है, तो आई एम प्रिडिक्टिंग दैट देयर मे बी सम प्रॉब्लम व्हेन आई एम ब्रिंगिंग माय गुड्स फ्रॉम सम अदर स्टेट, तो उस केस में मैं इंश्योरेंस ले लूंगा। सो इंश्योरेंस वाला चीज माइक्रो के अंदर आता है। देन टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक अप्लाइड, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक सेकेंड बिफोर आई गो हेड, हाँ, पहले ये माइक्रो के कोई भी पॉइंट में हल्की सी भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो। बोथ ऑफ यू, एनी प्रॉब्लम? कोई नो सर। नहीं बे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये वो दूसरा पॉइंट था, क्योंकि दो तरीके का दिक्कत हो सकता है। पहला इंटरनल, जिसको हमने देख लिया कि क्या क्या हो सकता है, कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, कैसे तो अभी पता नहीं है, कैसे तो आगे चैप्टर्स में पता चलेगा। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल इशू, बाहर की दिक्कत जो होती है वो क्या क्या है देखते हैं। तो व्हाट आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दे हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अपॉन द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। ये तो मैं बार बार एग्जांपल दे चुका हूँ
कि बाहर के फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं. Regulations, Ola Electric, this was my example. The major macroeconomic factors relate to the type of economic system. आप कौन से इकोनॉमिक सिस्टम में हो, क्या ये मार्केट इकोनॉमी है या ये सोशलिज्म चल रहा है, यहाँ पे सोशलिज्म है या कैपिटलिज्म है प्योर, मतलब एकदम प्योर कैपिटलिज्म में तो देयर इज नो गवर्नमेंट, तो या ये कोई मिक्स्ड इकोनॉमी है. ये सब चीज मतलब मैटर करेगा ना कोई बिजनेस के लिए कि वो कहाँ पे फंक्शन कर रहा है. विच स्टेज ऑफ द बिजनेस साइकिल द इकोनॉमी इज इन, इधर इट्स इन रिसेशन, एक्सपेंशन, स्लो डाउन, रिकवरी, कहाँ है वो. तो ये बेसिकली ऐसा कुछ होता है कि अगर आप ऐसे देखो, ये अगर कोई मीन लेवल ऑफ आउटपुट है, ठीक है, ओवर द टाइम ये कोई मीन है, ठीक है, मतलब एवरेज एवरेज आउटपुट हमारे इकोनॉमी का ऐसा रहता है मान लो. तो बिजनेस साइकिल का मतलब होता है कि हमेशा ना पूरा इकोनॉमी इस तरीके से चलता है. ये पूरा एक बिजनेस साइकिल हो गया. ये जो रीजन है ये वाला यहां से यहां तक, ये क्या हो रहा था, ये एक्सपैंड कर रहा था, मतलब फटाफट बढ़ रहा था. दिस वाज एक्सपेंशन वेयर द आउटपुट वाज राइजिंग. देन एक बार कुछ टाइम बाद वो हमेशा थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, बट अभी भी वो मीन से ऊपर है. ये अगर मीन है, मीन के ऊपर है ना, वो मीन से जब ऊपर है बट वो नीचे की तरफ आ रहा आउटपुट, यानी इट्स स्लोइंग डाउन, सो वी कॉल इट स्लो डाउन. ये वाला स्लो डाउन, ठीक है. देन फर्दर इफ इट गोज बिलो द मीन लेवल या एवरेज के अराउंड से नीचे चल जाता है, जब तक वो नीचे जा रहा होता है दैट वी कॉल रिसेशन. ये वाला पार्ट को हम लोग हमेशा रिसेशन बोलते हैं. ये जो फर्स्ट मैंने लिखा है, सुन रहा होगा आपकी यूएस में रिसेशन आएगा ये वो. एंड देन जब रिसेशन खत्म होता है एंड देन अगेन वी मूव टुवर्ड्स द मीन, लेट्स से एवरेज वाला, दिस पार्ट इज कॉल्ड रिकवरी, विच इज क्वाइट इंट्यूटिव, राइट. रिकवरी, रिकवर कर रहे हैं मतलब इकोनॉमी. तो दिस ऑलवेज हैपेंस. हर कुछ साल में ये पूरा एक बिजनेस साइकिल कंप्लीट होता है कोई भी इकोनॉमी का. हमेशा वो ऐसे एक्सपैंड करेगा, फिर थोड़ा नीचे की तरफ स्लो डाउन करेगा, फिर फर्दर वो नीचे की तरफ जाएगा विच इज रिसेशन, एंड देन रिकवरी, देन अगेन वैसे ही, ठीक है. दिस इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल. कौन से स्टेज में हम लोग, उससे फर्क पड़ेगा. क्यों फर्क पड़ेगा, अगर एक्सपेंशन वाले पार्ट में है दैट मीन्स बूम चल रहा है, जो बूम बोलते हैं ना, बूम, द इकोनॉमी इज बूमिंग, सबके पास खूब पैसा है, पूरा इकोनॉमी में पैसा, एकदम पैसा ही पैसा है, सब लोग खूब खरीद रहे हैं, तो मेरा बिजनेस को भी तो फायदा ही होगा. अगर सबके पास पैसा है, सब कोई खरीदे जा रहे हैं, तो मेरा एक बिजनेस भी फायदा करेगा उस चीज से. थर्ड पॉइंट, द जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, उससे भी फर्क पड़ेगा, लोग के पास कितना पैसा है, ये सब चीज. नेशनल इनकम क्या है, मतलब नेशनल इनकम का ही तो कुछ पार्ट लोगों के पास आता है. एम्प्लॉयमेंट, जितना ज्यादा एम्प्लॉयड होगा लोग, फायदा है. प्राइसेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें क्वाइट इंट्यूटिव. गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज पढ़ चुके हम लोग, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, कंपटीशन पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी ये होता है, क्या होता है, एग्जाम पता है क्या, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है. तो फिस्कल पॉलिसी ये हो गया, बजट में जो अनाउंस करते हैं ना कि ये करेंगे वो करेंगे, गवर्नमेंट जो बोलती है, इतना हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, इतना हेल्थ केयर में करेंगे, इतना हम लोग डिफेंस में खर्च करेंगे. सो दीज आर ऑल फिस्कल पॉलिसीज टेकन बाय द गवर्नमेंट. यानी गवर्नमेंट का जो अपना ट्रेजरी है उससे कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा, दैट कम्स अंडर फिस्कल पॉलिसी, ठीक है. उससे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का मतलब, मान लो मैं एक सीमेंट का बिजनेस करता हूँ, अच्छा सीमेंट, लेट्स से आई एम अल्ट्राटेक सीमेंट का मालिक, अल्ट्राटेक सीमेंट का बिजनेस मेरा है, और गवर्नमेंट बोल रही है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्ट करेगी, तो मुझे कहीं ना कहीं पता है कि मेरा बिजनेस फ्लरिश करेगा, देयर आर हाई चांसेस कि मुझसे खरीदा जाएगा, तो मेरे बिजनेस को प्रॉफिट होगा. दैट्स व्हाई दे टॉक अबाउट फिस्कल पॉलिसी. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, इस पे ऊपर मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बट अभी ठीक है, एक बार के लिए आगे चलते हैं. वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर, कैसे सेंट्रल बैंक चलता है, कैसे फाइनेंशियल सेक्टर चल रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है. एंड कैपिटल मार्केट कैसा है, उसका रेगुलेशन कैसा है. यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख रखा है पेटीएम. रिसेंटली पेटीएम का अगर आपने सुना हो, तो कुछ आरबीआई ने रेगुलेशन बदली किया जिसकी वजह से पेटीएम डूब गया. सुना था क्या आप लोग ने ये चीज, पेटीएम काफी ऐसे डूब गया था. वो बस इसीलिए हुआ था कि आरबीआई ने कुछ चेंज किया था रेगुलेशन में. तो सोचो एक बिजनेस के लिए रेगुलेशन, फाइनेंशियल सेक्टर का रेगुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है ना. फिर नेक्स्ट, सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज ट्रेड यूनियन, इनका भी इफेक्ट होता है. प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर यूनियंस, कोऑपरेटिव्स, ये सारी चीजें.
वही अगेन गोइंग बैक टू द ऑटो रिक्शा वाला एग्जांपल, लेट्स से किसी एक एरिया में वो चल रहा है, शेयरिंग ऑटो चलता है, तो उनका एक यूनियन सा होता है, अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। यूनियन मतलब वो किसी और को जल्दी से आने नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादा लोग आ जाएंगे तो हर एक ऑटो वाले का वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। वो चीज नहीं चाहिए उनको। उनको पता है कि मान लो 20 लोग मिलकर चला रहे, 20 ही चलाएंगे, हमारा यूनियन है, और किसी बाहर वाले को आने नहीं देंगे, वरना तो सारा प्रॉफिट ही खत्म हो जाएगा। दैट इज व्हाट इट मीन्स कि बाहर के ट्रेड यूनियंस या जो भी प्रोड्यूसर यूनियन, उनसे भी फर्क पड़ता है। देन लास्ट इज द सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट। पॉलिटिकल एनवायरमेंट ये तो है ही कि मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इसलिए क्योंकि कोई कोई सरकार जो आती है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को ज्यादा, सॉरी, पर्टिकुलर बिजनेस को ज्यादा सपोर्ट करती है, और कोई दूसरी सरकार आती है वो किसी और चीज को ज्यादा सपोर्ट करती है। ठीक है। फिर लास्ट में क्या है, ये बिजनेस डिसीजंस कैनॉट बी टेकन विदाउट कंसीडरिंग दीज प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर्स। अगर मैं किसी फर्म का मैनेजर हूं, मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है ये सब चीजों का, राइट? मैं इन सब में कोई भी चीज मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इन सब चीजों को मुझे दिमाग में रख के मेरी पॉलिसी को सही से फाइन ट्यून करना पड़ेगा। मतलब अगर ऐसा कोई झटका लग भी जाए तो भी मेरा बिजनेस पूरा खत्म ना हो जाए। यानी सहन शक्ति होनी चाहिए मेरे बिजनेस में, वो तभी होगी जब मैं डिसीजन ढंग से लूंगा फॉर माई फर्म। ये लास्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन। क्या बोल रहे हैं? As the management of the firm has no control over these factors, it should fine tune its policies in order to minimize their adverse effects. जो भी उल्टा हो उस चीज को मिनिमाइज करना है, एडवर्स इफेक्ट्स को सबसे कम करना है। अंडरस्टूड? हाँ सर। लास्ट पॉइंट, इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या डिफरेंस है? मीनिंग में डिफरेंस है, ठीक है। इट्स मोस्टली इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, it's mostly about application of those economic principles. It's just formulation of the principles, तब वो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, उसको अप्लाई करेंगे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। कैरेक्टर, इट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज मोर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मेन टास्क, fulfillment of needs of individuals as well as entities, proper decision making in particular business entity। तो सब कुछ यहाँ पे ये मेन टास्क, इसके हिसाब से डिफरेंस दिया गया है। फिर इधर पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव, इट इज मोस्टली, ओनली का यहाँ थोड़ा गलत से लिख दिया है, ये मोस्टली होना चाहिए, मोस्टली नॉर्मेटिव इन नेचर। ये तो दोनों कंसिस्ट करते हैं, मतलब इट्स पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव। इसका स्कोप ज्यादा है ऑफ कोर्स, इसका कुछ ही पार्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, इट्स कंपेरेटिवली नैरो स्कोप, क्योंकि सब कुछ यूज नहीं होता। इकोनॉमिक्स का बहुत सारा ब्रांचेस है, सब कुछ यूज होता नहीं है, ठीक है। इट हैज बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स खुद एक ब्रांच है, जो कि उसका एक अप्लाइड ब्रांच है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का एक, इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा एक अगर सेट की तरह अगर आप सोचो, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है। ऐसा सोचो कि ये बाहर वाला है इकोनॉमिक्स, तो इसके अंदर कहीं पे एक सेट होगा जो कि है बिजनेस इकोनॉमिक्स। फिर इसके अंदर और भी सब्जेक्ट्स आते हैं, इकोनोमेट्रिक्स, इसी के अंदर आ गया आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, फिर आ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो तो एक्चुअली इसी के अंदर आ जाएगा, सॉरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें, ठीक है। तो इट इज द अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया। फिर कंसर्न विद ऑल द थ्योरीज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीज इस पे इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। इट्स कंसर्न ओनली विद द प्रॉफिट थ्योरी, इग्नोरिंग द अदर थ्योरीज, इसी प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देता है। इट इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ मैक्रो लेवल इश्यूज सच एज ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग मैक्रो के बारे में भी पढ़ते हैं कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, बट एक बिजनेस इकोनॉमिक्स का काम सिर्फ ये है कि फर्म कैसे ज्यादा पैसा कमाए। तो इट ओनली कंसंट्रेट्स ऑन द माइक्रो लेवल इश्यूज लाइक डिमांड, सप्लाई एंड प्रॉफिट, ताकि वो पता लगा सके अपने फर्म के बारे में। कंसंट्रेशन, इट कंसंट्रेट्स ओनली ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम। It concentrates on both economic as well as non-economic aspects of any business problem. Non-economic भी आ जाता है business economics के अंदर। It is based on certain assumptions. Some assumptions become invalid when applied. ये मतलब बिना मतलब का यहाँ पे ये टेबल सा बना रखा है, बट इस हर एक चीज को मैंने डिटेल में ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको एग्जाम में ऐसा कोई टेबल तो बनाना नहीं है, तो
ये table को you can skip also if you want to. I have explained each of the points nicely. I've tried to explain at least. Any questions? If not, then that's it for today. Next class should be next week. I think mostly Wednesday and then similarly Friday.